ब्रह्म प्रकाश, जो कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और ओलंपियन सुशील कुमार, इन सब में एक ही चीज समान है। ये सभी लोग नजफगढ़ के निवासी हैं। तो क्या आपको पता है कि नजफगढ़ को किसने बसाया? नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं मिर्जा नजफ खां करोई बलोच के बारे में, जिनको हम मिर्जा नजफ खां के नाम से जानते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नजफगढ़ को बनाया। H.G. कीन की किताब द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने ये लिखा है कि 1781 में मिर्जा नजफ खां की सेना उतनी ही ताकतवर थी जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना। तो इसका मतलब ये है कि ढलते हुए मुगल साम्राज्य के ये वो सेनापति थे जिनके नेतृत्व में सेना उस वक्त की सबसे ताकतवर सेना से भी लोहा ले सकती थी। 8 फरवरी 1736 को ईरान के एक राज परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पे पलने वाले राज परिवार के 2 बच्चों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इनके पिता का कत्ल उनके ही सेवक नादिर शाह ने किया। ये वही नादिर शाह हैं जो हिंदुस्तान से कोहिनूर लेकर ईरान गए थे। बहरहाल अपने 8 भाई बहनों की हत्या होते हुए इन्होंने अपने सामने देखी। ये अपनी बहन के साथ किसी तरह ठंड में नंगे पैर चल के अपनी जान बचा के अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, आज के पाकिस्तान होते हुए दिल्ली के मुगल दरबार में पहुंचते हैं। ये सफ़र तय करने में उनको लगभग 4 साल का वक्त लगा। और इधर नादिर शाह, जो कि ईरान का सुल्तान बन चुका था, दिल्ली को लूट के वापस ईरान पहुंच जाता है। उस वक्त दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो जब मिर्जा नजफ खां अपनी छोटी बहन के साथ ईरान से दिल्ली पहुंचते हैं तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इनको गिरफ्तार करवा लेते हैं। पर बाद में इनकी कहानी सुनने के बाद अपने दूत मिर्जा मोहसिन खां से बोलकर इनको छोड़ भी देते हैं। शायद दूसरा कारण ये भी था कि 1739 मई को जब नादिर शाह ने दिल्ली और साथ में कोहिनूर और दरियाए नूर को लूट लिया था तो मुगलों के पास कुछ था भी नहीं, क्योंकि ये ईरान के सफवी खानदान के थे। इसके चलते मोहम्मद शाह, जिनकी दोस्ती उस समय लखनऊ के नवाब सजाउद्दौला के साथ थी, तो इन्होंने अपनी बहन का निकाह उनसे कर दिया, जिसके चलते ये लखनऊ के नवाब के खास भी बन गए। वक्त बीतता है और फिर हिंदुस्तान के इतिहास का रुख पूरा बदल जाता है। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को रोकने के लिए बक्सर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सजाउद्दौला, मुगल्स और मीर कासिम एक तरफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ। तो नजफ खां लखनऊ की सेना के नेतृत्व कर रहे थे, जो कि सजाउद्दौला की सेना थी। और इस युद्ध का अंजाम भी आपको पता है। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया, पर 5 साल तक तो अंग्रेज अपने तरीके से काम करवाते रहे, पर बाद में मीर जाफर भी अंग्रेजों के लिए खतरा बन गए। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वैसे ही मीर जाफर का जो प्रतिद्वंद्वी था वो था मीर कासिम। अंग्रेजों ने जब मीर जाफर ने हिंदुस्तानियों के बारे में सोचना शुरू किया तो अंग्रेजों ने उसके दुश्मन मीर कासिम के साथ दोस्ती की। उस वक्त मिर्जा नजफ खां मीर कासिम के सेनापति थे।
तो शायद ये तभी की बात है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इनको ब्रिटिश आर्मी में काम करने का प्रस्ताव भी दिया था, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों का काफ़ी नुकसान किया था। बहरहाल प्लासी के बाद मुगलों की जो शक्ति थी वो कम हो गई थी, और उस वक्त मुगल बादशाह थे शाह आलम, जिनके बारे में ये बात काफ़ी फेमस थी कि तख्ते शाह आलम अज दिल्ली त पालम, कि शाह आलम की ताकत बस दिल्ली से लेके पालम तक ही है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के करीब है। तो बक्सर से हारने के बाद क्लाइव ने इनको, शाह आलम को, इलाहाबाद में ही रोक दिया था, और दिल्ली जाने के सब रास्ते जो बचे भी हुए थे वो जाटों और रोहिल्ला सरदारों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। तब शाह आलम एक सेनापति की तलाश में थे, और उनकी तलाश इस युवक पे खत्म होती है, और दोनों अंत तक साथ ही रहते हैं। फिर उसके बाद मिर्जा नजफ खां उनको इलाहाबाद से रोहिल्ला पठानों से किसी न किसी ढंग से छुड़वा के लड़कर दिल्ली वापस गद्दी पे बैठाते हैं। इस काम में उनका साथ मराठाओं ने भी दिया था, जो कि उनके दुश्मन थे। जबकि लगभग 13 सालों तक दिल्ली जो थी वो बिना सुल्तान के रही थी उस वक्त। फिर वक्त ने करवट ली और शाह आलम और मिर्जा नजफ खां ने मिलके पहले चंडी घाट को जीता, जिसे आज हम नजीबाबाद के नाम से जानते हैं। इनसे खुश होके शाह आलम ने इनको हिसार और हांसी की जागीर भी दी। मिर्जा नजफ खां वक्त की नज़ाकत को भांप गए थे, इसीलिए इन्होंने अपनी सेना में यूरोपियंस को भी रखा। उस समय जो इनकी सेना में टीम लीडर था उसका नाम था वॉल्टर रेडहार्ट। ये स्विस सिटीजन था, और उसको ये लोग कहते थे समरू। और भी कई लोग उस वक्त इनकी सेना में काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे काम करते थे, क्योंकि यूरोपियंस थे। इसके अलावा इनकी सेना में 6000 से ज़्यादा नागा साधु भी शामिल थे। 17वीं शताब्दी में दिल्ली पर जाटों, रोहिल्लाओं और सिखों का वर्चस्व बढ़ रहा था। इसी वजह से दिल्ली की सीमा के आगे सिपाहियों की पोस्ट एक तैयार की गई, जिसको कि हम आज नजफगढ़ के नाम से जानते हैं। तो नजफगढ़ का नाम इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। तो जिस शाह आलम का कार्यकाल सिर्फ 20 किलोमीटर तक ही फैला हुआ था, इनके मरने से पहले वो 200 किलोमीटर तक फैल चुका था। रामगढ़ को जीत के अलीगढ़ किया। तो कल कोई अगर आपसे पूछे कि नजफगढ़ और अलीगढ़ में क्या चीज़ है जो समान है, वो एक ही जवाब आता है, मिर्ज़ा नजफ खां। 26 अप्रैल 1782 लगभग 46 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस से इनकी मौत हो जाती है, और इनकी मौत के लगभग 1 साल के बाद सिखों के नेता बाबा बघेल सिंह जी ने दिल्ली पे धावा बोला। वह अपनी 30,000 की सेना के साथ दिल्ली पे चढ़ाई करते हैं। एक छोटे से छेद को पंजाबी में बोलते हैं मोरी, से शाहजहानाबाद के अंदर घुसते हैं। तो जिस छेद से वो अंदर घुसे उस जगह को आज हम जानते हैं मोरी गेट के नाम से, और जहाँ पे 30,000 की सेना ने डेरा डाला था उस जगह का नाम आज है 30 हजारी। बहरहाल इनकी मौत के लगभग 2 साल के बाद पूरा मुगल साम्राज्य बिखर जाता है। इनकी बेटी ने ही इनका मकबरा बनवाया, पर पैसों की कमी के कारण ये मकबरा पूरा बन ना सका। तो 1820 में जब इनकी बेटी का निधन होता है तो उनको भी यहीं दफनाया गया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।